हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनु ने राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें साप्तांग सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में देखते हैं हम कि राज्य को सप्तांगी या 7 अंगों वाला बताया गया है और इसी सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनु ने मनुस्मृति में भी राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। मनु ने राज्य को एक ऐसी संस्था माना है जिसका निर्माण 7 तत्वों से मिलकर होता है। इसलिए उन्होंने राज्य संस्था को साप्तांग राज्य कहा है, जिसका निर्माण स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र से मिलकर होता है। मनु ने राज्य को साव्य भी माना है व राज्य के घटकों के लिए, अंगों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। राज्य की प्रत्येक प्रकृति किसी विशिष्ट कार्य को करती है और उसके कारण उसका महत्व है। प्रत्येक अंग, जो उसने 7 अंग बताए हैं, उनमें से प्रत्येक अंग स्वयं में महत्वपूर्ण होता है और 7 अंगों के आपसी सहयोग से ही राज्य का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मनु ने किसी भी एक प्रकृति की उपेक्षा करने पर राज्य का कुशल संचालन संभव नहीं है और स्वयं राज्य का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे मनु ने राज्य के कौन कौन से 7 अंग बताए हैं, 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं राज्य की। इनमें सबसे पहली जो प्रकृति है, जो अंग है, वो है स्वामी। स्वामी यानी राजा। मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। मनु ने राजा को क्या कहा है? स्वामी। तथा नैतिक गुणों, उसके नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को मनु ने राज्य के लिए आवश्यक माना है। मनु ने स्वामी को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है, यथा राजा तथा प्रजा। तो मनु पहला महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? स्वामी। राज्य की दूसरी प्रकृति या दूसरा अंग जो है वो है मंत्री। मंत्रियों को राज्य की प्रकृति में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं अपितु संस्थागत शक्ति है। राज्य का संचालन कुशल मंत्रियों बगैर संभव नहीं है। इसलिए मंत्रियों के गुणों व योग्यताओं का मनु ने विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य के कार्य का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए मनु कहता है कि राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श करते हुए राज्य के कार्यों को किया जाना चाहिए। राज्य की तीसरी प्रकृति या अंग है पुर। पुर का अर्थ होता है किला, परकोटा या राजधानी। ऐसी राजधानी जो मनु का क्या मानना था कि ऐसी राजधानी होनी चाहिए राज्य के पास जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है और दुर्ग की या पुर की कई श्रेणियाँ उन्होंने बताई हैं। पुर के जैसे कौन कौन से रूप बताए हैं उन्होंने? धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि का उल्लेख जो है मनुस्मृति में किया है कि एक राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के दुर्गों का, किलों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियों में राज्य को सुरक्षा प्रदान
करती हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वह पुर या किला। राज्य की चौथी जो प्रकृति है जो मनुस्मृति में बताई है वो है राष्ट्र या राज्य। मनु ने यहाँ देखते हैं राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? जनपद के अर्थ में किया है। इसमें राज्य की भूमि व उसमें निवास करने वाली जनता दोनों ही सम्मिलित हैं। पांचवी जो प्रकृति है वो है कोश। कोश राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोश का नाम दिया है। मनु की मान्यता थी है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही जो राजा है वो प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न कार्य कर सकता है और अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार जो कोश है वो भी राज्य का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है जिसके बगैर राज्य का संचालन संभव नहीं है। यहाँ मनु ये अवश्य कहता है कोश जो है वो सही प्रकार से एकत्रित किया जाना चाहिए। छठा महत्वपूर्ण जो अंग है प्रकृति है वो है दंड। यह दंड को मनु ने सेना के अर्थ में लिया है और मनु के अनुसार दंड या सेना को यहाँ देखते हैं हम दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है, आवश्यक माना है। मनु ने मनुस्मृति में सेना के अनेक अंगों हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना जैसे हम पदाति सेना का उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को शक्तिशाली बनाकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। तो इस तरह से दंड का अर्थ है सेना। अगला जो है लास्ट जो है राज्य की प्रकृति वो है मित्र। मित्र मनु ने मित्र को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। आज भी हम देखते हैं कि मित्र जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके जो संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण होने चाहिए और ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा के साथ दे सकें। तो इस तरह से देखते हैं मनु कहता है कि राज्य शून्य के वातावरण में कार्य नहीं करते, उन्हें दूसरे राज्यों के साथ मित्रता या शत्रुता का संबंध कायम करना ही पड़ता है। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए उसे अधिक से अधिक संख्या में मित्र बनाने चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि मनु का यहाँ मत है कि 7 प्रकृतियाँ बताई हैं, राज्य की साप्तांगी बताया है। यहाँ मनु का मत है कि उपरोक्त समस्त जो बताई हैं 7 प्रकृतियों को उन्होंने इन सभी प्रकृतियों को अपने स्वाभाविक रूप में रहना चाहिए। जो मनु ने 7 प्रकृतियाँ बताई हैं उन्हें अपने स्वाभाविक रूप में रहना चाहिए। यदि उनमें से कोई भी प्रकृति या अंग विकारग्रस्त हो जाता है तो उससे संपूर्ण राज्य विकृत अवस्था में पहुंच जाता है। अतः मनु ने राज्य को सुदृढ़ रखने के लिए, शक्तिशाली रखने के लिए उसके 7 अंगों को एक सूत्र में बांधे रखना तथा उन्हें विकारों से मुक्त रखने का विस्तृत वर्णन किया है। राज्य की इन सभी प्रकृतियों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में भी मनु का जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट है। इनका तुलनात्मक अध्ययन भी मनु के द्वारा किया गया है। मनु के अनुसार प्रत्येक प्रकृति को
उसके आगे आने वाली प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे राजा है, मैं पहली जो प्रकृति स्वामी है, उसके बाद मंत्री आता है, तो राजा मंत्री की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार उन्होंने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी माना है, उसके बाद मंत्री, उसके बाद पुर, फिर क्रमशः राज्य, कोष, दंड, मित्र माने हैं। मनु ने, यहाँ देखते हैं, मनु ने तुलनात्मक वरीयता निर्धारण करते हुए भी इन सभी प्रकृतियों की पारस्परिक निर्भरता भी व्यक्त की है कि ये सभी जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये सभी राज्य के लिए आवश्यक हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रकार से मनु ने राज्य के संदर्भ में साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण विशेषता हैं वो ये हैं कि जो नंबर हम ले सकते हैं, कुछ जो विशेषताएं हम प्रतिपादित कर सकते हैं कि जो साप्तांग सिद्धांत है वो राज्य की एकता और सुदृढ़ता का सिद्धांत है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, उन्होंने प्रकृतियों में पारस्परिक निर्भरता बताई है और स्वामी को सभी प्रकृतियों में केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। इसके साथ ही उसकी विशेषता ये है कि इसमें पहले वर्णित प्रकृति अपने आगे आने वाली प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि मनु द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत जो है आंगिक एकता या सावयवी का सिद्धांत है, सावयव सिद्धांत है। जो संबंध शरीर और उसके विभिन्न अंगों में होते हैं, वही संबंध मनु ने राज्य और उसकी प्रकृतियों के मध्य बताया है। इस प्रकार से मनु के द्वारा जो है साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। धन्यवाद।